आज अर्नव सिंघानिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आज निशा ने उसे 2 बार हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उसकी खुशी टेंशन में बदल गई थी जब उसने इस तरह की ट्रीटेड वार्निंग देखी। अर्नव किसी सोच में था, वहीं निशा भी गाड़ी चलाते हुए कहीं खोई हुई थी। तभी रिया ने कहा, दीदी आपने उस सेल्स गर्ल की इतनी बदतमीजी को क्यों टॉलरेट किया? आप उस ड्रेस को खरीद कर उसे मूवी तो बंद कर सकती थी। रिया की बात सुनकर निशा ने कहा, तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी, ऐसी कंडीशन तो तुम्हारी लाइफ में आती ही रहेगी। लेकिन चलो, अभी तो हम उस ड्रेस को अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि वो चीज हमारी पहुंच से बाहर हो, और तब हम क्या करेंगे? इसलिए इन छोटी बातों को अपनी इंसल्ट नहीं समझना चाहिए। आखिर वो लोग होते कौन हैं जो हमें जज करेंगे? हम तो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना पसंद करते हैं ना। अपनी वाइफ की सोच देखकर अर्नव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसका सीरियस चेहरा नॉर्मल हो गया। उसने अपने आप से ही कहा, निशा दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम अफोर्ड न कर सको, और मेरे होते हुए ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। No one has the guts to insult the daughter-in-law of the सिंघानिया फैमिली। वो सभी राठौड़ मेंशन के सामने पहुंच गए थे। वहाँ पर 2 मेंशन थे जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ही मेंशन बहुत अट्रैक्टिव थे। एक राजेश राठौड़ का मेंशन था और दूसरा सुरेश राठौड़ का मेंशन था। एक मेंशन के सामने चमचमाती हुई कार खड़ी थी जो सुरेश राठौड़ के दामाद ने उसे गिफ्ट की थी। सुरेश राठौड़ राजेश का छोटा भाई था। अर्नव ने कार से शॉपिंग बैग निकाले और उन्हें लेकर निशा और रिया के साथ चल दिया। मेंशन के बड़े से हॉल में सोफे पर एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी हुई थी और उसे देखकर रिया ने कहा, जिया दीदी आप कब आई? जिया ने कहा, तुम्हें शॉपिंग से फुर्सत हो तो हमारी याद आई। निशा ने कहा, अच्छा तुम पैसे करो, जैसे कि मैंने तुमसे चलने के लिए बोला ही ना हो। तभी जिया ने कहा, आज तुम शॉपिंग के लिए इस महान आदमी को लेकर गई थी, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करती? निशा ने कहा, जिया अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस मैटर में मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। एक तो मैं पहले से ही आज काफी थक गई हूँ और ऊपर से तुम और मेरा दिमाग खाने लगी। तभी वहाँ पर कविता राठौड़ ने आते ही चिल्लाते हुए कहा, खड़ा खड़ा हम सबका मुंह क्या देख रहा है? जा सबके लिए कोल्ड कॉफी बना कर ला। मुझे लगता है कि आज तुम बाहर क्या चले गए, तुम्हें भी बाहर की हवा लग गई है ना, जो ऐसे खड़े हो। अर्नव जल्दी से निशा के रूम में शॉपिंग बैग रखने के लिए चला गया और वहाँ से आकर किचन में कॉफी बनाने लगा। निशा बेटा, एक तो ये पूरा दिन पता नहीं क्या करता रहता है और ना ही इसने आज तक घर में 1 भी रुपया खर्चे में दिया है। ऊपर से इसके नखरे ही इतने बढ़ गए हैं कि अब ये संडे के दिन भी काम नहीं करता। पर निशा ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कविता राठौड़ ने जिया से कहा, बेटा तुम ही इसे समझाओ, अभी इसकी उम्र ही क्या है? तुम्हें पता है ना, इसके लिए काफी अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं और ये इसके बारे में कोई बात ही नहीं करती। पता नहीं इस लड़की के मन में क्या चलता रहता है। जिया ने कहा, आंटी इसे समझाना ना वेस्ट है। तभी अर्नव कोल्ड कॉफी लेकर आ जाता है। वो भी सारी बातों को सुन रहा था। उसको तो यही बातें सुनते हुए 3 साल बीत गए थे और आज तक निशा ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन वो भी जानना चाहता था कि आखिर निशा के दिमाग में क्या है, क्या उन दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर हो सकता है? ये सब बातें अर्नव के दिमाग में चलती थी। के हाथ की कोल्ड कॉफी का एक सिप लेते ही निशा को बड़ा अच्छा लगा। उसे अर्नव के हाथ की बनाई हुई सभी चीजें पसंद आती थी और अर्नव भी चोरी छुपे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख लेता था, जिससे उसे बड़ा सुकून मिलता था। जिया ने कहा, आंटी वैसे ये कॉफी तो अच्छी बना लेता है। कविता राठौड़ ने कहा, लेकिन कॉफी बनाने से पेट तो नहीं भर जाता आंटी। वैसे कॉफी तो हमारे ऑफिस का वॉचमैन भी बना लेता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी अच्छी कॉफी की वजह से मैं उससे शादी कर लूं, और इस बात को मैं ये बात कैसे समझाऊं? अर्नव भी जिया के तानों को चुपचाप सुन रहा था। उसे ऐसे देखते हुए निशा के अंदर एक अलग ही फाइट चल रही थी, जैसे कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाह रही थी। निशा इन रोज रोज की बातों से तंग आ चुकी थी, पर वो किसी को ये नहीं बता सकती थी कि उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। उसने सभी को इग्नोर किया और अपने कमरे में जाने लगी। ये देखकर जिया ने कहा, देख आंटी, हो गई ना मुझसे नाराज, इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे इस मैटर में नहीं पड़ना। जाते हुए निशा ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर अर्नव किचन में चला गया और निशा ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में अर्नव खाना लेकर निशा के कमरे में चला गया। साथ में वेजिटेबल रायता और सलाद भी था। जैसे ही उसने डोर नॉक किया, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अर्नव ने खाना खाने की टेबल पर रखा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी निशा ने कहा, रुको। उसकी आवाज सुनकर अर्नव रुक गया। निशा को खाने से आती हुई खुशबू से पता चल गया था कि आज खाने में क्या है और वो खाना खाने लगी। अर्नव सोच रहा था कि निशा ने मुझे क्यों रोका है। अर्नव निशा को खाना खाते हुए ही देख रहा था। तभी वो बोली,
मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये सुनकर अर्नव अपनी नजरें चुराने लगा। निशा ने खाना फिनिश किया और फिर अर्नव से बोली, क्या तुम्हें इन लोगों की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? अर्नव ने कहा, जिसकी बात का मुझे बुरा लगना चाहिए वो मुझसे कुछ कहती नहीं। निशा बोली, और अगर वो भी तुमसे कुछ कहती तो? अर्नव ने कहा, मुझे नहीं पता उस वक्त कैसी फीलिंग होती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। निशा ने कहा, ठीक है तुम जाओ। अर्नव वहाँ से चला गया। निशा उसके बारे में ही सोच रही थी और उसने कहा, इसमें अगर गट्स नहीं है अपने लिए स्टैंड लेने का तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद वो अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। कुछ देर बाद जिया भी वहाँ से जा चुकी थी। रात को अर्नव दादाजी के पास ही सोया था, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। निशा को भी पता था कि अर्नव उनका कितना ख्याल रखता है। अगली सुबह का वक्त था। राजेश राठौड़ जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे कहाँ मर गया निकम्मा? तभी सीढ़ियों से दौड़ता हुआ अर्नव जल्दी से राजेश राठौड़ के पास आया और बोला, क्या हुआ पापा जी? राजेश राठौड़ ने कहा, पापा जी के बच्चे, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया? कल पूरी रात छत पर पानी गिरता रहा, क्या तू उसे बंद नहीं कर सकता था? लेकिन अर्नव ने कुछ नहीं कहा। इससे राजेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा, तू कमाता धमाता तो है नहीं, लेकिन कम से कम इस तरह के बेसलेस खर्चे तो बचा लिया कर। निशा वहीं पर आ रही थी। तभी उसने कहा, मॉम, रात को मोटर आपने चलाई थी, मुझे आपने पूछा था। आज ये पहली बार था कि निशा उसके सपोर्ट में कुछ बोली थी। तभी कविता राठौड़ ने कहा, बेटी मेरी तो उम्र हो गई है, शायद मुझे याद नहीं रहा, और ये तो उस मोटर को बंद कर सकता था ना? निशा ने कहा, मॉम, जब आप रात को 2 बजे मोटर चलाओगी तो उसे कौन बंद करेगा? कविता राठौड़ को नहीं पता था कि ये बात निशा को पता थी। इस बात पर वो घिसियानी हो गई। उसने राजेश राठौड़ से कहा, आप क्यों परेशान होते हो? पता है ना आज तान्या बिटिया की सगाई है। अच्छे काम में सुबह सुबह क्यों अपना माइंड अपसेट करना? ये सुनकर राजेश राठौड़ ने उस बात को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि सारी गलती कविता की है और वो ऐसे काम करती ही रहती थी जिससे अर्नव को सुबह उठते ही डांट पड़े। राजेश राठौड़ ने निशा से कहा, बेटा मुझे पता चला कि तू कल शॉपिंग के लिए गई थी, क्या इसको कोई ढंग के कपड़े दिलाए? निशा ने कहा, हाँ पापा, मैंने कपड़े ले लिए थे। राजेश राठौड़ ने गुस्से में अर्नव को घूरते हुए कहा, आज पार्टी में हमारी नाक मत कटवा देना, तुम एक साइड में बैठ जाना ताकि किसी की तुम पर नजर न पड़े, और बाकी मैं संभाल लूंगा। दादाजी ये सब देख रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, अर्नव से निशा की शादी करने का डिसीजन मेरा था, और तुम लोग उस पर रोज रोज चिल्लाकर मुझे क्या दिखाना चाहते हो? यही कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। दादाजी गुस्से में बोले, आप तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्से की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उनका हाथ अपने सीने पर चला गया। अर्नव ने कहा, दादाजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या कहता है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? लेकिन तभी राजेश राठौड़ ने कहा, नालायक, तू जो हमारे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ये सुनकर मोहन राठौड़ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और गुस्से की वजह से उनकी सांस फूलने लगी। लेकिन वो जैसे ही गुस्से में चिल्लाने वाले थे, उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो सीने को पकड़कर वहीं सोफे पर लेट गए। राजेश राठौड़ अभी भी उन पर चिल्ला रहे थे। तभी अर्नव ने जल्दी से दौड़कर दादाजी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, दादाजी आपको क्या हुआ? अर्नव की आवाज सुनकर निशा का ध्यान भी दादाजी पर गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि दादाजी को हार्ट अटैक आया है। निशा ने जल्दी से अपना फोन लिया और डॉक्टर को फोन किया, लेकिन वहीं अर्नव ने उन्हें सबसे पहले जमीन पर लिटाया और जल्दी से वो रूम के अंदर दौड़ गया। उसने जल्दी से कुछ नीडल निकाली और दौड़कर वापस आया। उसने जल्दी से दादाजी के हाथ की छोटी उंगली को पकड़ा और उसमें एक नीडल लगा दी। तभी राजेश राठौड़ ने कहा, नालायक, तू क्या कर रहा है? छोड़, इसे क्या करने का इरादा है? तभी निशा ने कहा, पापा आप उसे मत रोकिए, वैसे भी डॉक्टर आने वाले हैं। अर्नव ने जल्दी से एक नीडल हथेली के बीचों बीच और फिर कलाई और कोहनी के बीच में लगाई। उसके बाद उसने हाथ को रब करके हल्की सी ऊर्जा प्रवाहित की और सुई को पकड़कर घुमाया। ऐसे ही उसने 3 से 4 बार किया। ये टेक्निक देखकर निशा की आंखें बड़ी हो गई थी। वहीं दादाजी का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा था और 10 मिनट में उन्हें दर्द से पूरी तरह से राहत मिल चुकी थी। इतनी देर में ही डॉक्टर भी आ गए थे। डॉक्टर ने जब उन्हें चेक किया तो कहा, इनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था और अब धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रहा है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ जो इन्हें कंटिन्यू लेनी है, और जिसने भी फर्स्ट एड दिया था उन्होंने अच्छा काम किया। राजेश राठौड़ ने कहा, इसने कुछ नहीं किया, मुझे तो लगता है ये अपने आप ही ठीक हो गए। अर्नव चुप खड़ा था। तभी मोहन राठौड़ बोले, तू अभी भी बहस कर रहा है? तू यही चाहता है ना कि मैं मर जाऊं ताकि तेरी परेशानी खत्म हो? निशा ने कहा, पापा आप यहाँ से जाइए, आपने देखा था ना अभी क्या हुआ था, फिर भी आप इस तरह से बातें कर रहे हैं।
राजेश राठौड़ ने उस वक्त वहाँ से जाना ही सही समझा। उसके बाद निशा ने अपने दादाजी को दवाई दी और फिर सब अपने कामों में लग गए। वो अर्नव को ही देख रही थी और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अर्नव ने ये तकनीक कहाँ से सीखी। क्या मैं जो सोच रही हूँ हो सकता है? वहीं अर्नव ने टाइम देखा और वो घर के बाहर चला गया। तभी उसके पास राजवीर का फोन आया। राजवीर ने कहा, सर मैंने उसके बारे में पता लगाया है, वो किसी मास्टर विक्रम से रिलेटेड है। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। अर्नव सोच रहा था कि मास्टर विक्रम कौन है। तभी राजवीर ने कहा, सर एक बात और है, ये आदमी जो भी है कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और ये किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा है। अर्नव ने कहा, ठीक है तुम इन्वेस्टिगेशन करते रहो। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद निशा भी कंपनी चली गई। धीरे धीरे वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। शाम का वक्त हो गया था पर निशा अभी तक कंपनी से नहीं आई थी। अर्नव को समझ नहीं आया कि निशा कहाँ रह गई। सभी रेडी होकर रिसोर्ट के लिए जा चुके थे। अर्नव निशा का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा और अपने आप से ही कहा, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो तो हमेशा टाइम पर आती है। वो नहीं चाहता था कि निशा किसी मुसीबत में पड़े। अभी भी अर्नव निशा का इंतजार ही कर रहा था। किसी को कॉल करने के लिए फोन भी उठा लिया था कि इतने में मेंशन का डोर ओपन हुआ। अर्नव हॉल में ही निशा का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर आते हुए निशा पर पड़ी। आज पहली बार था कि अर्नव ने अपना सिर नहीं झुकाया था, क्योंकि निशा को आते देख उसे सुकून का एहसास हुआ था। जैसे ही उसकी नजर निशा की नजरों से मिली तो निशा की आंखों से आंसू छलक आया। निशा ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और वो अपने रूम में चली गई। और अर्नव ने उसकी कलाई पर एक खरोंच का निशान देख लिया था, जिससे उसके अंदर एक तूफान सा उठ गया। उसने किसी को कॉल करके कहा, मुझे अपनी वाइफ की सारी डिटेल चाहिए, वो कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके सर मैं जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताता हूँ। इस वक्त अर्नव के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। अर्नव को कुछ पुरानी यादों ने घेर लिया। जब वो एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटिंग में प्रशिक्षण ले रहा था और उसके मास्टर ने उसे कहा, सामने वाले के लिए कभी भी इमोशनल मत होना, ये इमोशंस तुम्हें कमजोर बनाएंगे। अर्नव को जैसे ही ये बात याद आई, उसने अपने आप से ही कहा, मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ? मैंने तो डिसीजन ले लिया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं दूर कहीं एक अंधेरे कमरे में मास्टर विक्रम बैठा हुआ था। वो अपने खंजर की धार को तेज कर रहा था। उसने अपने आप से ही कहा, मैं इस खंजर को कभी नहीं भूलूंगा। उसका जख्मी चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो बोला, किंग और क्वीन दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। आखिर निशा को क्या हुआ था? क्या किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया था? क्या अर्नव निशा की परेशानी के बारे में पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन किंग्स एम्पायर।